मार्केट विल गोइंग टू क्रैश हार्ड इन कमिंग फ्यू मंथ्स एंड ये है मेरा लॉजिकल आंसर। जैसे 2021 में हुई थी, जैसे 2017 में हुई थी, वैसी एग्जैक्ट क्रिप्टो की साइकिल चल सकती है एंड मार्केट बेसिकली यहाँ से क्रैश हो सकती है। देखो, मैं आपको क्रैश आज के टाइम पे नहीं कह रहा जब बिटकॉइन चल रहा है नियरली $90,000। मैं क्रैश की बात कर रहा हूँ जब बिटकॉइन चल रहा था $124,000। लुक एट माई पास्ट 10 वीडियोज। हर वीडियो में मैंने सेम टू सेम चीज़ बोली है कि ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़ेंगे, ऑल्ट कॉइन बेच के निकल जाओ। एंड 3 मंथ्स पहले मैंने चालू कर दिया था, बिग करेक्शन कमिंग, what if alt season will not come, bull market is over as you can see on my screen, selling my alt, holding alts can literally cost you money। बेसिकली मैंने हर एक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि ऑल्ट कॉइन क्रैश हो गए। इवन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑल्ट कॉइन जीरो होने वाले हैं, पूरे रीज़न के साथ कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं आपके साथ ऐसे 5-6 पैरामीटर शेयर करूंगा। इन माई ओपिनियन ये 6 पैरामीटर नेक्स्ट क्रैश का कारण बन सकता है। माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज बॉन्ड यील्ड। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, हर कंट्री में बेसिकली 2 एसेट होते हैं जो नियरली उल्टे चलते हैं। जैसे एक हो गया आपका इक्विटी, एक हो गया आपका बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है डेट। देखो, बहुत सिंपल है। मार्केट में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब इक्विटी बढ़ती रहती है और बॉन्ड यानी कि डेट का रेट कम होता रहता है। छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, सबको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है और आपको उस कंपनी को ग्रो करना है और आप देख रहे हो कि आपको लोन मिल रहा है, लेट्स सपोज 5% के इंटरेस्ट पे। अब आपको पता है कि आप 5% के इंटरेस्ट पे एक लोन उठाओगे और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में और वहाँ से आप ROI निकालोगे 15% का, 20% का। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी बॉन्ड का रेट कम होता है तब इक्विटी बहुत ऊपर जाती है और जब लोगों को लगता है कि इक्विटी अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है तब लोग इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड्स बाय करते हैं। अब ये जो बॉन्ड का गेम होता है ये यूजुअली HNIs प्ले करते हैं। एंड रिसेंटली आपने मल्टीपल रील्स देखी होगी, इवन मैंने भी एक रील बनाई थी कि जापान की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, या फिर मैं बोलूँ कि जापान नए क्राइसिस का कारण बन सकता है। और उस टॉपिक पे मैंने नहीं, काफ़ी लोगों ने रील बनाई थी एंड ये है उसका लाइव प्रूफ। एज यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीनशॉट। अगर आप बात करो तो इस स्क्रीनशॉट में USA का 10 साल का बॉन्ड, 30 साल का बॉन्ड, ऑस्ट्रेलिया का 1 साल, 5 साल, 10 साल, स्पेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, इन सब के बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है पिछले कुछ दिनों में। इन वेरी सिंपल वर्ड, अब बॉन्ड मार्केट में वॉल्यूम आ रही है और लोग बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं। क्यों? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, या तो लोग वेट कर रहे हैं क्रैश का एंड लोगों को दिख रहा है कि अब यहाँ से ROI बेटर नहीं बन सकता स्टॉक्स में और इसलिए लोग बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम हमारा 5%, 4% सिक्योर करें। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट यहाँ से 10 या 15% क्रैश करती है, यानी कि अगर इंडेक्स इतना क्रैश करता है तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से क्रैश करेंगे। अब देखो, जापान की जो मैंने रील बनाई थी वो अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जापान क्यों एक क्राइसिस ला सकता है। देखो, जापान में यूजुअली क्या होता था, जापान में ना जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ओल्ड है, यानी कि वहाँ पे जो लोगों की एज है वो थोड़ी ज़्यादा है। देखो, एक यंगस्टर होता है तो वो काम ज़्यादा कर सकता है, वो अपनी इनकम को कंपाउंड कर सकता है। लेकिन जब एक आदमी ओल्ड होता है तब उस आदमी के लिए चीज़ों को कंपाउंड करना पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि नए लोग जो आते हैं वो टेक्नोलॉजी सीखते हैं, ओल्ड आदमी टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकता। बहुत सिंपल, आपके फादर को फ़ोन चलाना उतना अच्छा नहीं आता होगा जितना आपको आता होगा। सो जापान की इकोनॉमी पिछले 15, 20, 25 सालों में ऐसे बनी हुई है कि वो हमेशा जो अपना यील्ड होता है, यानी कि जो अपना डेट होता है, वो लगभग फ्री में बांटते हैं। यानी कि वो लोग सिंपल कहते हैं कि भाई हमारा जो यील्ड है वो 0% या फिर 0.50% से नीचे है। यानी कि आप जापानीज जो येन है उससे लोन ले सकते हो। लेट्स सपोज आपने $1 बिलियन की, जापानीज में जो भी येन में वैल्यू होती है, वो आपने लोन ली, वो आपको मिलती है ऑलमोस्ट 0 पे, यानी कि लगभग इंटरेस्ट आपको पे ही नहीं करना, आपको वो सिर्फ $1 बिलियन ही लौटाना है और उसके ऊपर छोटा मोटा इंटरेस्ट 0.20, 0.30। अब USA में देखो तो आपको 2% का या 3% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप अगर इंडिया में लोन लेते हो तो आपको हो सकता है 10% का देना पड़े, 12% का देना पड़े। तो हर जगह पे लोन का रेट काफ़ी बड़ा होता है। तो जापान में ये था कि अब तक उनका जो यील्ड था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था। इसमें HNI एक चीज़ करते थे, वो जापान से लोन लेते थे ऑलमोस्ट 0 पे, US के बॉन्ड में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे। मान लेते हैं USA का बॉन्ड अगर उनको 4% भी दे रहा है तो 4% उनके पास प्रॉफिट आया, 0.50% आप निकाल लो फॉरेक्स का कॉस्ट, यानी कि जापानीज येन से आपने जो US डॉलर में कन्वर्ट किया उसका कॉस्ट हो गया, या फिर कुछ सर्विस चार्ज हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। 0.5 वहाँ चले गए और 3.5% का प्रॉफिट हो रहा था
और ये इतना सीमलेस चल रहा था कि लोग सालों से जापान से लोन लेके यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, जापान का जो 10 ईयर का बॉन्ड है, जो मैंने आपको 10 ईयर के दिखाया ना पहले बॉन्ड्स, उसका जो 10 साल का बॉन्ड है वो पहुंच चुका है 1.96% पे। एंड ये हाईएस्ट 2007 के बाद। आपको सबको पता है 2007 में क्या हुआ था। 2007-8 में सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट का क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर क्राइसिस, जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट खराब गिरी थी। सो ये पहली बार इतना ऊपर आ चुका है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, 4% दे रहा था यूएसए, अब उनको 1.96% देना पड़ रहा है जापान को वापस। यानी कि 4% में से कुछ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट वगैरह हटा दी तो 3.50% बच रहा था। अब 2% नियरली उनको जापान को एज अ इंटरेस्ट देना है। तो भाई रिटर्न बचा ही नहीं। और अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि जापान का ये यील्ड बढ़ता रहेगा। अब देखो अगर ये बॉन्ड का यील्ड बढ़ता है और ये पहुंच गया 3% पे, तो सौदा चला गया ना, अब प्रॉफिटेबल सौदा रहा ही नहीं। और इसीलिए लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जापान के जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग अब यूएस स्टॉक मार्केट में अपनी होल्डिंग्स बेचेंगे और एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है यूएस के मार्केट में जापानीज इन्वेस्टर्स के। सो इट्स बैड, इट्स वेरी वेरी बैड एंड आई होप कि बॉन्ड ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर और ज़्यादा बढ़ेगा तो एक बहुत खतरनाक क्रैश आएगा। रीजन नंबर 2, फंडामेंटल्स। अब बात करते हैं एआई की कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। आप न्यूज़ में बहुत टाइम से एक चीज़ सुन रहे होगे कि एआई का बबल बस्ट होने वाला है, एआई का बबल बस्ट होने वाला है। अब उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि एआई का बबल टूट सकता है? सो ये है उसका एग्जैक्ट रीज़न। देखो अगर आप यूएस की इकोनॉमी को देख लो और ऐसा मान लो कि यूएस की इकोनॉमी 100 रुपये की है और यूएस की इकोनॉमी हर साल फॉर एग्जाम्पल 2% ग्रो होती है, यानी कि 102 रुपये हो जाती है। देखो लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो समझ जाना। अब जो ये 2 रुपये बढ़ा, यानी कि यूएस की इकोनॉमी 2% बढ़ी ईयर ऑन ईयर, करेक्ट। अब अगर ये यूएस की इकोनॉमी की आप ग्रोथ देखो और उस ग्रोथ में से अगर आप एआई के परसेंटेज हटा दो, यानी कि ये ग्रोथ में से जो एआई कंपनी से आ रही है जीडीपी ग्रोथ, वो अगर आप रिमूव कर दो तो यूएसए की ग्रोथ माइनस में जा रही है या फिर स्टेगनेट हो रही है। यानी कि यूएसए में एआई के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। आप अगर यूएसए के टॉप टेक के स्टॉक्स ले लोगे, जो कि सबसे बड़ी 7 कंपनीज आप ले लो, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उस टाइप की सारी अगर आप 7 कंपनी उठा लो, तो इन 7 कंपनी के अलावा जेन्युइनली यूएस से पैसा नहीं कमा रहा है और उनकी जीडीपी में ग्रोथ नहीं आ रही है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो 7 कंपनी से ग्रोथ आ रही है उनमें प्रॉफिट का। एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, आपको बेटर आइडिया आएगा। मान लो यहाँ पे 7 ग्लासेस है, इन 7 ग्लास में आप मान लो एक फेसबुक है, एक माइक्रोसॉफ्ट है, एक एनवीडिया है, गूगल है, बेसिकली 7 ग्लास है, यानी कि ये 7 एआई की कंपनीज। देखो इन कंपनी में जो भी स्पेंडिंग उन कंपनीज की हो रही है उसमें से 40% स्पेंडिंग एआई के ऊपर हो रही है ऑन एन एवरेज। यानी कि आप जैसे ग्लास में देख पा रहे हो, 7 ग्लासेस में से 40% पानी हर ग्लास में भरा हुआ है, यानी कि उतनी स्पेंडिंग हो रही है एआई के ऊपर। लेकिन यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इन 7 का मिला के अगर आप एआई से जो रेवेन्यू बन रहा है वो अगर आप निकालोगे तो वो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास। बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर बताऊँ तो अभी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं एआई की कंपनीज को, या फिर जो रेवेन्यूज भी हो रहे हैं, यानी कि अभी जो एआई में स्पेंडिंग में जो खर्चा हो रहा है ना, और जो रेवेन्यू हो रहा है, अगर ऐसा ही रेवेन्यू आने वाले 15 साल तक होता है तब जाके अभी की जो स्पेंडिंग हो चुकी है वो आपका पैसा वापस निकल सकता है। समझ आया? यानी कि भाई एआई बन तो बहुत अच्छा रहा है, एआई में चीजें तो हो रही है, लेकिन वहां से मुनाफा नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसको बोलते हैं एआई बबल बर्स्ट। और इसलिए लोग कह रहे हैं एआई का बबल बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि भाई बिजनेस का एक बहुत ही सिंपल रूल है, आप कुछ पैसा अगर डाल रहे हो तो वहां से आपको कुछ पैसा निकालना है। देखो मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे हर एक कंपनी डेट के ऊपर बनी है। अमेज़न भी 20 साल तक, 20 ईयर्स तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे जाके भी कोई जो चैट जीपीटी का एक मंथली जो आपको ईएमआई देना होता है, जिसको आप सब्सक्राइब करते हो, आपको लगता है कि इंडिया के नेटफ्लिक्स के जितने यूजर्स हैं उतने यूजर इसको यूज करेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक एआई टूल के बाद बहुत सारे फ्री में और आ जाएंगे। इसलिए ग्रोथ चाहे कितनी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है। अब देखो मैं आपको ये भी बताऊंगा ऑफ कोर्स कि इससे क्रिप्टो में कैसे इंपैक्ट आएगा। अब देखो ये एआई जो होता है ना, ये क्रिप्टो में भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखो मैं सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहा, मैं टेक की भी बात कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, जैसे कि जितनी भी टेक कंपनीज है, वो सारी की सारी एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे है। एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, ऑल टाइम हाई पे है। पिछले 5 साल में 261% का उन्होंने ग्रोथ दिखाया है, विच इज मैसिव, लाइक ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स। लुक एट एनवीडिया, ओ माय गॉड, एनवीडिया 5 साल में 1300% बढ़ा है, 13-14 गुना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट देखो 5 साल में अगेन 126%। इफ यू कैन से मेटा अगेन 5 साल में 150%, नियरली 2.5x। सो हर एक एआई के स्टॉक्स बहुत ऊपर गए हैं।
एआई से बेटर मैं वर्ड बोलूँ अगर टेक के स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर गए हैं। जब भी टेक स्टॉक क्रैश होते हैं हमेशा बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो क्रैश होता है। अब समझते हैं थर्ड रीजन। डोंट वरी गाइज, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो में मैं क्या कर रहा हूँ और आपको भी क्या करना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट सुन के आपको थोड़ी हंसी आ जाएगी। पहली बार मनी प्रिंटिंग चालू हो रही है जब सब चीजें सही हो रही है। व्हाट डज दैट मीन? याद करो 2008 का क्राइसिस, 1999 का बबल बर्स्ट, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि मार्केट में इन्फ्लेशन लो था, सस्ते दाम पे लोन मिल रहे थे, और जब मार्केट क्रैश हुई तो फेड ने मनी प्रिंटिंग चालू करी यानी कि QE क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू किया और प्रिंटिंग जैसे होनी चालू हुई मार्केट स्लोली रिकवर कर गई। इवन इन 2019-20 जब कोविड का क्रैश आया था उसके बाद जब QE हुआ वो भी एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ था जब मार्केट में मनी फ्लो नहीं हो रहा था और मार्केट में इन्फ्लेशन काफी लो था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। देखो यूजुअली क्या होता है, यूएसए के स्टॉक मार्केट को हमेशा टॉप पे पीक पे रखने के लिए जब भी उनको दिखता है कि मार्केट करेक्ट हो रही है, क्रैश हो रही है, ये लोग मार्केट में ईज करते हैं पैसे को और मार्केट तुरंत बढ़ जाती है। लेकिन अभी QT हमारा बंद हुआ है 2025 में और ये लोग बोल रहे हैं कि हम 2026 में QE चालू करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट में ईजिंग हो रही है मनी की जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, क्रिप्टो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। 20% इज नॉट अ करेक्शन इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन हर बुल मार्केट के एंड में 50-70% करेक्ट होता है। बॉन्ड्स अगेन ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। सो द प्रॉब्लम इज कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्राइसिस के बिना QE हो रही है। देखो यहाँ पे ना एक पैटर्न टूट रहा है और इस पॉइंट को और एक नेक्स्ट पॉइंट को दोनों को साथ में समझाता हूँ। इसके लिए आप एक वीडियो देखो। This is why finance is a lot more challenging than physics. In physics, if you try to drop a ball in a gravitational field, it won't change its mind and say jig. But in financial markets, the moment you try to take advantage of this pattern, the pattern changes. In fact, the more you try to take advantage of it, the more quickly the pattern changes. So जेंटलमैन ने एक बहुत सही चीज़ बोली है कि जितना हम फाइनेंस मार्केट में पैटर्न्स क्रिएट करता है ना उतना जल्दी वो पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसा इस बार हुआ, इस बार कुछ भी पैटर्न के हिसाब से चल ही नहीं रहा। Q4 हमेशा बुलिश होता है, इस बार Q4 देख लो। मनी प्रिंटिंग चालू होनी थी 2025 के स्टार्टिंग में, अभी भी चालू नहीं हुई। बिटकॉइन को हमेशा इथेरियम या फिर बाकी के कॉइन्स आउट परफॉर्म करते हैं, एटलीस्ट इथेरियम आउट परफॉर्म करता है। और इस बार देखोगे तो दोनों के ETF है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन का ETF है इसलिए बिटकॉइन बढ़ा, लेकिन इथेरियम बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो ये पैटर्न्स हर बार चेंज होते हैं फाइनेंस मार्केट में। यहाँ मैंने आपको एक साथ 2 पॉइंट बताए। पहला कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मनी प्रिंटिंग के कारण अब लोग सोच रहे हैं मार्केट बुलिश होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ मनी प्रिंटिंग चालू होते ही अब मार्केट बियरिश होगी, कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया। मनी प्रिंटिंग जब भी लोग कर रहे थे तब मार्केट में पैसा आता था। इवन आप अगर नोटिस करो तो QE जब क्लोज भी होना था सब लोग जानते थे कि अब फेड रेट कट करेगी। रेट कट का कोई इम्पैक्ट नहीं आया बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन गिरे ही जा रहा है। प्लीज डोंट फॉरगेट ऑलरेडी 2 रेट कट्स हो चुके हैं एंड स्टिल मार्केट टॉप से 20% ज्यादा क्रैश हो चुकी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मनी प्रिंटिंग से कोरिलेट करेंगे एग्जैक्टली क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही रीजन है कि मुझे लग रहा है कि जैसे मनी प्रिंटिंग चालू होगी लोग और बुलिश होंगे, उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर मार्केट करेक्ट करेगी। एंड लास्ट है बफेट इंडिकेटर। अगर आप बफेट इंडिकेटर भी देखोगे तो वो 200% से ऊपर चला गया है। जिसको नहीं पता बफेट इंडिकेटर क्या है, एक बार ये देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो एज यू कैन सी टोटल यूएस स्टॉक का जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय उसका GDP। तो अगर ये आसपास रहता है तो इसका मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 30 सितंबर, आज से तकरीबन कुछ महीनों पहले की बात है, वो है 230% प्लस, विच इज़ ह्यूज। और ये सजेस्ट करता है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आज करेक्ट होगी। ये बफेट इंडिकेटर का मतलब ये है कि अगर आप अभी 10 रुपये डालोगे तो 1 रुपये बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मार्केट का ऊपर का डायरेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, नीचे का ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। या फिर अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, अपसाइड से ज़्यादा पोटेंशियल अभी डाउन साइड में है। तो जो लोग मार्केट को शॉर्ट करना नहीं जानते हैं उनको सिंपल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये वॉरेन बफेट पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने गूगल बाई किया थोड़ा बहुत, वो काफ़ी बड़े कैश के चंक पे बैठे हैं, उन्होंने बहुत थोड़े अमाउंट में गूगल बाई किया है, बट एंड ऑफ द डे अभी भी वो एक काफ़ी बड़े चंक पे कैश पे बैठे हैं। देखो आज से अगर मेरे कुछ टाइम पहले के अपने वीडियोस देखे होंगे तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2026 में मार्केट बुलिश होगी। यस, ये मैंने मेरे मल्टीपल वीडियोज़ में बोला है, लेकिन वहाँ पर मेरी एक कंडीशन थी। 2025 में अगर मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ती है या फिर एक स्टेगनेट करती है कि जगह पे 100 के या फिर 90 के से लेके 120 के बीच में अगर रहती है तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन अभी 4 साल का साइकिल फॉलो कर रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत अल्टकॉइन बढ़ जाए,
लेकिन कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑल्ट कॉइन यहाँ से 20x होने वाला है, 30x होने वाला है, तो आई होप कि आप सही होंगे, मैं गलत होऊंगा। बट अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में मैं बहुत ही श्योर शॉट, लगभग आई एम ऑलमोस्ट श्योर मैं बता रहा था कि मार्केट बियरिश होगी। एक भी वीडियो में मैंने एक भी बार मेरा स्टैंड चेंज नहीं किया, हर बार मैं मार्केट में बियरिश रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना जरूरी है टाइमिंग। देखो, मैं मिड टर्म में बियरिश हूँ, यानी कि हो सकता है 6-8 महीने 1 साल तक बियरिश हूँ। लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि हर मार्केट का एक रूल है कि वो ऊपर जाती रहती है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, ये यूजुअली मैं प्रीफर नहीं करता समझना, बट फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में मैं मल्टीपल टाइम्स गलत हुआ हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ना मल्टीपल चीजें इस मार्केट को इम्पैक्ट करती है। मिड टर्म में मैं स्टिल बियरिश हूँ, बट एक टाइमलाइन देना चाहता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब देखो, ये टाइमलाइन मैं अभी बना रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि मार्केट में कभी भी कोई भी चीज हो सकती है। कल आके ट्रम्प अगर वापस कुछ भी नया चीज ओपन कर देता है, कुछ भी वॉर लगा देता है, वी नेवर नो यार क्या होगा। सो हमें अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। 2025 में तुम लोगों ने एक बहुत अच्छी सीख सीखी होगी, आई होप आपने सीखी है। मैंने तो सीख ली कि आपको मार्केट को वीकली या मंथली तो ट्रैक करते ही रहना पड़ेगा। आपको पता है 2025 में किन लोगों ने पैसा लूज किया है? जो रिजिड थे, जो लोगों ने ना किसी और की बात नहीं सुनी है ना, वही लोगों ने पैसा नहीं कमाया, या फिर उन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा गवाया है। मैंने मल्टीपल टाइम्स मेरे हर ग्रुप में बोला है कि मैं सारे अल्ट कॉइन बेच रहा हूँ। वो ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। लेकिन तब भी लोग कह रहे थे मार्केट बुलिश जाएगी, अब तू देख मार्केट कैसे फटती है, और वहां से हर बार मार्केट गिरी है। लोगों में प्रॉब्लम यह है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब लोगों को दिख रहा होता है कि भाई मार्केट का बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो वो ऐसे रीजन ढूंढते हैं कि मार्केट क्यों बढ़ेगी, ना कि वो सच को देखते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। यही तो डिफरेंस है एक बहुत ही आम इन्वेस्टर में जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस करता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में जो गलत होने पे अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। सो ये मेरा ओपिनियन है एग्जैक्ट कि 2025 में दिसंबर महीने में कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगी, एक ही रेंज में रहेगा बिटकॉइन। और जनवरी फरवरी बिटकॉइन का थोड़ा ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100K से ऊपर एक बार ज़रूर जाएगा। 100K को टच कर सकता है, उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है, आई डोंट नो, बट 100K से ऊपर जैसे वो जाएगा वहाँ से वो वापस गिर सकता है। और मेरा एंड गोल रहेगा हमेशा 60-70,000 के बीच में। उस टाइम पे मैं वापस एक बार मार्केट को रिथिंक करूँगा, वापस सोचूंगा कि मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या है, फियर ग्रिड का इंडेक्स क्या है, मार्केट में कितने लॉन्ग है कितने शॉर्ट है, फंडिंग रेट क्या चल रही है, ऑल्ट कॉइन की वैल्यूएशंस कैसी है, ऑल्ट कॉइन के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि और ज्यादा वीक हुए हैं, क्या उस टाइम पे हर एक न्यूज इंपैक्ट कर चुकी है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर की न्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी क्वांटम कंप्यूटर का एग्जैक्ट यूज केस आएगा ना, जब ये थ्रेट आएगा कि वो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को तोड़ देगा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि होगा नहीं, लेकिन ये थ्रेट एक बार जरूर रहेगा 2026 में। उसके बाद मुझे लगता है बॉटम क्रिएट होगा, और वो बॉटम फॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है यानी कि कुछ टाइम तक साइडवेज और फिर एक बुलिश मार्केट में हम एंटर करेंगे। सो मंथ टू मंथ बता दिया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेट बाय डेट नहीं बता सकता। दिसंबर साइडवेज, जनवरी फरवरी थोड़ा मार्केट अच्छा जाएगा, अच्छी मूव आएगी, बिकॉज आप देखोगे तो थोड़ी मनी प्रिंटिंग होगी, तो थोड़ा हो हल्ला तो होगा। नए साल में हमेशा लोग इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट चलेगा, फिर वहां से एक क्रैश जरूर आएगा। फिर मैं 2026 में मिड तक तो बियर इशू, फिर हम आगे सोचेंगे। एंड अभी भी कोई ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, ऑल्ट कॉइन्स आर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। हर बार मैं जब ये स्टेटमेंट देता हूँ, लोग कहते हैं कि ऑल्ट कॉइन ओवर वैल्यू कैसे हो गए, सारे ऑल्ट कॉइन 95% क्रैश है, कोई भी ऑल्ट कॉइन बढ़ा नहीं है। तो आप अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का अंदाजा कितना क्रैश हो से नहीं लगा सकते। एक बात बताओ, अगर एनवीडिया यहाँ से 20% करेक्ट होता है, तो क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? वो स्टिल ओवर वैल्यूड है, वो पिछले कुछ साल में 50 गुना हुआ है। सो समझना ये पड़ेगा कि ऑल्ट कॉइन्स रिसेट हो रहे हैं। ये सारे ऑल्ट कॉइन जो भी आपको दिख रहे हैं, कार्डानो, डॉट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ जीरो होने वाला है। इट माइट टेक 4 years 8 years, बट इट विल गो टू जीरो फॉर श्योर। एंड मार्केट में रियल यूज केस वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे। इन्वेस्ट मैं कब करूंगा, कैसे करूंगा, ये मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।